अस्सलाम वालेकुम माय फ्यूचर डॉक्टर। आज हम पीएमडीसी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ख़ास तौर पर बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने अगर कोई एमसीक्यू आ गया है कि विच वन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, के सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो बच्चे अच्छे से फाइंड नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ आपको मैंने आज सिखानी है। दूसरा जो आज सिखानी है बेटा, वो हमने सीखनी है बेटा बैलेंसिंग ऑफ रिडोक्स रिएक्शन, के रिडोक्स रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, क्योंकि एफएससी के अंदर भी आप लोगों ने उसको अच्छे से नहीं किया होता। बहुत से बच्चों ने उस टॉपिक को छोड़ा हुआ होता है और प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। लेकिन ये तो एंटी टेस्ट है और एंटी टेस्ट में किस तरह के इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं कि बैलेंसिंग के हवाले से, और उनको कैसे ओवरकम करने हैं, उस पर कौन सी ट्रिक लग सकती है, ये सारी बातें मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है। और लास्टली जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में भी अच्छी खासी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरा टॉपिक जो है वो अच्छा खासा बच्चों को प्रॉब्लम लगता है। लेकिन ये टॉपिक मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है। और कैसे आसान किया है तो मैं अभी आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। लेकिन आज का जो लेक्चर है बाकी मेरे तमाम लेक्चर से डिफरेंट होगा बेटा, ये देख लीजिएगा। और ये लेक्चर आपने अच्छे से सुनना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है और उसको समझकर अपने जो है सिंपलेस्ट नोट्स तैयार करने हैं, जिससे आपको पढ़ना, समझना और चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर होना और ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। चलते हैं, आज हमने डिस्कस क्या क्या करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम सेल पढ़ते हैं और सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और सर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में इतनी तो इन्फॉर्मेशन है हमें कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि सर ये जो रिएक्शन है ये सेल के अंदर हो रहा होता है, जिसमें एक स्पीशी की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरी की क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो उसके बारे में तो बेटा फास्टली हम पढ़ते हैं ये चीज़ें जो थ्योरेटिकल हैं उसके बारे में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा गो थ्रू कराना चाहूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे आती है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। उसको कैसे सॉल्व करना है आज के लेक्चर में, आज सब कुछ सीखना है आपने, ठीक है, अच्छे से सीखना है आपने। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन सर वो रिएक्शन होते हैं अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हों तो हम कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो हम कहते हैं उसकी रिडक्शन हो जाती है। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन लॉस हो रही हो तो हम कहते हैं रिडक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। और लास्टली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मैंने आज आपको सिखानी है, नंबर 4 पॉइंट, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाए तो हम कहते हैं रिडक्शन हो गई है। लेकिन सर ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से इसका नंबर इंक्रीज करेगा और किस तरह से डिक्रीज करेगा। ये सारा कुछ आज आपने इस लेक्चर में सीखना है और अच्छे से सीखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे तो इसमें माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं टू द पॉइंट रहूँगा कि ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है। बेटा देखो, ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपके सामने एक कंपाउंड है NaCl, ठीक, ये एक मॉलिक्यूल है ACl और ये कंपाउंड है आपके पास NaCl। तो बेटा इस कंपाउंड में दो एटम मौजूद हैं, एक सोडियम का एटम मौजूद है और एक क्लोरीन का एटम मौजूद है। तो सोडियम के ऊपर जो चार्ज है बेटा, सोडियम पे जो चार्ज है सर, सोडियम पे +1 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है। इसी तरह सिमिलरली सर ACl की अगर हम बात करेंगे, एक कवरेंट मॉलिक्यूल है, इस कवरेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है और क्लोरीन पे चार्ज -1 है। अब इस मॉलिक्यूल में मौजूद इस एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज है, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट चार्ज, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट चार्ज, ये जो चार्ज है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं बेटा इसको। बार बार कहूँगा डिफरेंस होता है, खैर वो बात नहीं करूँगा, अभी हम सिंपल टॉपिक में रहेंगे। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कितना है सर, -1 है। सिमिलरली
सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा -1 है। ठीक है, तो अब किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम कहेंगे सर इस जो है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ये पता होना चाहिए सर ये वैलेंसी की मॉडर्न फॉर्म है, ये हमें ये बताती है कि किस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, किसने एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और केमिकल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन हुए, ये सारा कुछ बताता है। लेकिन वैलेंसी हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताती। खैर ये एफएससी की बातें हैं, लेकिन जो टू द पॉइंट बात करनी है मैंने, तो अब एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना ये आपके पास ज़ीरो भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में भी हो सकती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होती है बेटा फ्रैक्शनल में भी होती है। जबकि वैलेंसी आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी सिर्फ होल नंबर्स में होती है, ठीक है, वो इसमें इस कैटेगरी में नहीं आती। खैर इसके पढ़ने से कुछ रूल्स पढ़ लें फास्टली, कि गो थ्रू कर लें जल्दी से, कि ये रूल्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अगली बातें इसी से आनी हैं। थोड़ी बहुत इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। तो बेटा रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर इन फ्री स्टेट। जी फ्री स्टेट का मतलब क्या, व्हाट इज फ्री स्टेट? बेटा फ्री स्टेट दो फॉर्म में होती है, एक फॉर्म है एलिमेंट की फॉर्म और एक है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स की फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। अभी हम बात करते हैं कि एलिमेंट की फॉर्म में बात करते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में बात करते हैं कि एलिमेंट फॉर्म में क्या है। तो ये बातें ज़रा सीखनी है बेटा जी, सीखनी है सीखनी है सीखनी है। अब ये देखो, ये सोडियम है आपके पास, ये आपके पास पोटासियम है, ये आपके पास कैल्शियम है, ये आपके पास सल्फ़र है, ये आपके पास फास्फोरस है। ठीक है, तो बेटा ये जो एलिमेंट है ये अपने असल स्टेट के अंदर है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर है। जब एलिमेंट अपनी असल स्टेट में हो, अपनी असल हालत में हो, तो सर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी कि इस स्टेट को फ्री स्टेट कहेंगे, और फ्री स्टेट में हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है सर, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो। इसी तरह सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा सर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि दोनों में डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए और दोनों में पता होना चाहिए। अब सेकेंडली जो मैं बात करूंगा बेटा जी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात करूंगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या है बेटा जी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या है, देखो बेटा आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास क्लोरीन है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास ब्रोमीन है। तो बेटा ये सारे किस फॉर्म में है सर, ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और जब कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो तब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। बेटा ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो या अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो फ्री स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अच्छा अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन की बात करते हैं, आयन की बात करते हैं। ठीक है, अब आयन दो तरह के हो सकते हैं सर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं आयन और नेगेटिव भी हो सकते हैं आयन। तो पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। देखो सोडियम पे चार्ज +1 है, और आपके पास मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 है। इसी तरह फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन। ठीक है, अब ये इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो अब एक बात ज़रा सुनना समझना इसको, आयन की बात करते हैं। आयन दो तरह के हो सकते हैं सर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब एक बात देखें, सोडियम पे चार्ज क्या है बेटा, +1। क्यों +1 चार्ज है, क्योंकि सर ये एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और ये ग्रुप 1 से बिलोंग करती है। जो ग्रुप 1 होता है, जो ग्रुप नंबर होता है वही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है। और इसका मतलब ये हुआ कि सर सोडियम के ऊपर, सोडियम का मतलब ये +1 का मतलब ये सिर्फ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए इस पे जो चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मैग्नीशियम पे जो चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, एल्यूमिनियम पे चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, फ्लोराइन पे जो चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन सिमिलरली नाइट्रोजन। तो बेटा जो आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होते हैं उनके हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनका हमेशा नेगेटिव आयंस बनते हैं, ये बारे में याद रखना। अच्छा यहीं पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बात लाजमी नोट करनी है अपने नोट्स के अंदर, और ये बॉक्स बना के नोट करनी है। पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट ऐसे हैं, 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। सर वो 14 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो बेटा बता देता हूँ। आपका फर्स्ट ए ग्रुप जिसमें आपके पास लिथियम,
सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। बेटा इन पे जब भी आएंगे ना, इन पे चार्ज हमेशा +1 होगा। सिमिलरली सेकंड है ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन पे जब भी चार्ज आएंगे इनका चार्ज क्या होगा बेटा? +2 होगा। इसी तरह एल्यूमिनियम +3 और फ्लोरीन -1। बेटा ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहता है, बाकी का चेंज हो जाता है। जैसे अगर बोरोन की बात कर लो, जैसे आप क्लोरीन, ब्रोमीन की बात कर लो, ऑक्सी एसिड्स पढ़े थे ना क्लोरीन के, पढ़ा था ना, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +7 तक वेरी करता है। याद है ना आपको बात? तो वहाँ वेरी करता है, लेकिन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जब भी जहाँ भी आएंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा सर? फिक्स रहेगा। ये बातें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 2 तरह का होता है, ये +1 भी शो करता है, ये -1 भी शो करता है। अब सोचने की बात यह है कि सर +1 कब शो करेगा और -1 कब शो करेगा? तो बेटा मैं आसान सा बता देता हूँ आपको, आसान आपके लिए और ज़्यादा आसान कर देता हूँ। ये बात मेरी अच्छे से याद कर लेना, ये अच्छे से याद रखना, नोट कर लेना। अगर हाइड्रोजन, पहले हम बात करते हैं बेटा +1 कब शो करेगा, +1 कब शो करेगा, ठीक है? +1 कब शो करेगा? जब हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो? जब हाइड्रोजन अटैच हो नॉन मेटल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ACl की बात करूं, HBr की बात करूं, H2O की बात करूं, तो बेटा इनमें तमाम में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा +1 होगा। एक तो ये बात याद रखना, ठीक है ना? एक ये बात याद रखना। अब दूसरी बात जो आपने याद रखनी है बेटा जी, सेकंड बात जो याद रखनी है बेटा जी, वो -1 कब शो करेगा सर? -1 कब शो करेगा? जब हाइड्रोजन किसके साथ मौजूद होगा सर? मेटल के साथ मौजूद होगा। तब ये क्या करेगा बेटा शो? ये आपके पास शो करेगा -1 शो करेगा। यानी कि ये मेटल्स के साथ जब मिलेगा तो पता है कि ये क्या बनाएगा सर? ये हाइड्राइड्स बना देगा। क्या बना देगा सर? ये हाइड्राइड्स बना देगा। इस वजह से ये क्या शो करेगा सर? ये -1। अब सर इसकी एग्जांपल बताएं, इसकी एग्जांपल क्या होगी? बहुत आसान है इसकी एग्जांपल बेटा जी। जैसे आपके पास सोडियम हाइड्राइड है, जैसे आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड है, तो बेटा जैसे आपके पास मैग्नीशियम हाइड्राइड है, तो बेटा इन तमाम हाइड्राइड में देखो, इन तमाम हाइड्राइड में देखो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। तो ये बातें आपने अच्छे से देखनी है कि हाइड्रोजन मेटल के साथ है या नॉन मेटल के साथ। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। जनरली हमेशा ऑक्सीजन का हम क्या लेते हैं? -2 यूज़ करते हैं। जनरली वी आर यूजिंग -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन इन ऑल द ऑक्साइड्स, ठीक है? लेकिन सब एक्सेप्शनल हमारे पास मौजूद है। एक्सेप्शनल क्या चीज़ है वो हम पढ़ते हैं। कुछ हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, आपको पता है ना ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन के, डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं ऑक्सीजन के। ये आपको याद होना चाहिए कि ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं। बेटा जो नंबर 1 ऑक्साइड आता है ना आपका, नंबर 1 ऑक्साइड, उसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली कितना होता है? -2 होता है। ठीक हो गया, -2 होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल में अगर हम देखें, जैसे आपके पास वाटर की एग्जांपल है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2 होगा। ओके, दूसरी बात अब दूसरे जो ऑक्साइड्स हैं उसके पढ़ते हैं। सेकंड जो ऑक्साइड्स आते हैं सर, पर ऑक्साइड आता है, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे सर H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें कितना होगा? -1 होगा। ठीक हो गया। तीसरा जो ऑक्साइड आता है उसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड कहते हैं। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। जैसे आपके पास पोटासियम सुपर ऑक्साइड है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड है, सीजियम सुपर ऑक्साइड है। सिमिलरली बेटा जी, लास्ट जो आपके पास आता है उसको हम कहते हैं सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड में 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसकी एग्जांपल ये है, लेकिन इसका वेरी करता है, लेकिन पहले 3 में तो ये कंफर्म है, ये यही होगा। अच्छा, और ऑक्सीजन की जो एक बहुत
इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपको पता है कि प्रोडक्ट टेबल में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। सिमिलरली अब ये बात याद रखनी है, ये बात बहुत ही अहम है, ये याद रखनी है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो तो बेटा इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगा, प्लस में होगा। सर क्यों प्लस में होगा, बेटा कॉमन सेंस यूज करनी है इसमें। बेटा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से प्रोडक्ट में सबसे हाईएस्ट फॉर्म में पहले नंबर के ऊपर आता है, पता है ना 4.0 है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, ऐसे ही है ना। तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच है तो फ्लोरीन माइनस में जाएगा, ऑक्सीजन प्लस में जाएगा। सिमिलरली अगर अब तुम नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लो तो नाइट्रोजन प्लस में जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस में जाएगा। तो बेटा ये बात याद रखनी है आपने, बहुत ही अहम बात मैंने आपसे शेयर की है। तो फॉर न्यूट्रल मालिक्यूल, न्यूट्रल मालिक्यूल्स में क्या है सर जी, ये भी बताएं न्यूट्रल मालिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। जैसे बेटा आपके पास ये एक मालिक्यूलर कंपाउंड है H2SO4, दिस इज न्यूट्रल फॉर्म, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नेट टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, जीरो होगी, नंबर जीरो होगा इसका। सिमिलरली HNO3 का सर ये भी क्या होगा सर, जीरो होगा। सिमिलरली SO2 की बात करें सर, ये भी क्या होगा, जीरो होगा सर। सिमिलरली अगर हम बात कर लें HNO3 की बात कर लें तो वो क्या होगा, जीरो, यानी कि न्यूट्रल मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा सर, जीरो होगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आयन कंसिस्टेंट ऑफ मोर देन वन एटम, यानी कि हम रेडिकल्स की बात करने वाले हैं। रेडिकल्स में क्या होगा सर, अगर हमारे पास SO4-2 है, OH-1 है, PO4-3 है या NO3-1 है, तो सर इनमें कैसे निकालेंगे। अब बात को सीखना है, सीखना है बेटा, सीखना है, ठीक है। नोट बाद में करना, पहले सीखो बेटा। ये जो -2 चार्ज है ना, -2 चार्ज, इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है, सल्फर पे चार्ज नहीं है, ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का सम ऑफ चार्ज है, -2 दोनों का सम ऑफ चार्ज है। तो अब SO4 पे क्या चार्ज होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो SO4 पे बेटा जो इसका चार्ज है ना वही इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब OH पे चार्ज कितना है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। PO4 पे चार्ज कितना है, -3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3 होगा। NO3 पे चार्ज कितना है, -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर, -1 होगा। क्लियर हो गया ना कि ये कैसे करना है, हमने इस तरह से करना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं सर, ये आमतौर पर होते हैं मेटल्स के। और मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। और वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं आमतौर पर सर, ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ये बात मैंने पहले भी कर दी थी। अब असल में आते हैं असल चीज़ की तरफ कि ऑक्सीडेशन नंबर को हमने फाइंड किस तरह से करना है, वो तरीका आपने सिखाना था सर। आपने लेक्चर्स के शुरू में यही तो कहा था कि मैं आज आपको सिखाऊंगा, तो सीखेंगे ना, तो सीखो फिर आज। तो बेटा ये देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड है HNO3, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर मैं इसका टोटल चार्ज देखूं तो टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा सर, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो इसमें मैंने फाइंड किसका करना है सर, इसमें वो हमने फाइंड किसका करना है, वो कहता है कि इसमें तुमने नाइट्रोजन का फाइंड करना है। अब आपने सीखना है, इसको सीखना है बेटा, सीखना है, नाइट्रोजन का फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर, वो तरीका बताएं, क्योंकि हमने एफएससी में पढ़ा था, वहाँ भी अच्छे से समझ नहीं आया था, यहाँ आपने बताना है। बेटा मैंने कहा था कि ऑक्सीजन सिर्फ एक्सेप्शनल है उसके ऑक्साइड्स में, लेकिन यूजुअली ऑक्सीजन का हमेशा कितना होता है, -2 होता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, -2 है। ये इसका मालूम करना है, दिस विल बी इक्वल टू x। और हाइड्रोजन ये हमेशा जो है वो क्या होगा, +1, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन मेटल के साथ अटैच है, मेटल के साथ अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या होगा सर, ये +1, क्योंकि हाइड्रोजन यूजुअली +1 ही शो करेंगे, वो एक्सेप्शनल केस है जिसमें -1 होगा। अब याद रखना ही आपने कि हाइड्रोजन यूजुअली हम और ऑक्सीजन यूजुअली हम क्या शो करेंगे, -2 ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए +1 शो करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कितने एटम है हाइड्रोजन के सर, 1 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है हाइड्रोजन का। 1 को +1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को +1 से मल्टीप्लाई कर दो तो +1 आ जाएगा, ये x ऐसे का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 = 0।
अब x यहीं पर आ जाएगा, -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, +1 इधर आएगा तो सर ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा इसका क्या निकल आया ऑक्सीडेशन नंबर? सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया +5 आ गया। चलें सर ये तो बहुत आसान था, कोई और मुश्किल सा करके दिखाएं। चलें मुश्किल सा करके दिखा देते हैं आपको। K2Cr2O7 इट इज़ इक्वल टू 0। इसमें हमने किसका फाइंड करना है सर? इसमें हम क्रोमियम का फाइंड करना चाहते हैं। तो सर क्रोमियम का कैसे फाइंड करेंगे? तो सीखो किस तरह से फाइंड करना है बेटा जी। और पोटासियम हमेशा +1 होगा, दिस विल बी इक्वल टू x। अब ये x नहीं है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये 2x के इक्वल आ जाएगा। बच्चे यहीं तो मिस्टेक करते हैं, वो +12 निकाल के बैठ जाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन हमेशा कितना होता है? -2 होता है। अब इस 2 को इस +1 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो तो +2 आ जाएगा। ये +2x हो जाएगा, प्लस माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा सर? +2x यहीं पे रह जाएगा, -14 इधर आएगा तो +14 हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। तो सर यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। ठीक, तो बेटा इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने KMnO4 में मैंगनीज का निकालना है, H2SO4 में सल्फ़र का निकालना है, AClO4 में क्लोरीन का निकालना है। तो बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, करोगे तो आएगा। ये एकदम से चीज़ें नहीं आ जाएंगी, एकदम लेक्चर सुनने से नहीं आ जाएंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा हमें और अच्छे से सीखना पड़ेगा। अच्छा अब आयन की बात करते हैं। मैंने कहा था कि SO4 है, SO4 पर टोटल चार्ज -2 है। वो कहता है कि यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। तो अब कैसे फाइंड करना है? तो उसका स्टेप क्या होगा? स्टेप क्या होगा ज़रा सुन लें, समझ लें। SO4 इसका टोटल चार्ज किसके इक्वल है? सर इसका टोटल चार्ज -2 के इक्वल। सेपरेट कर लिया, ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे किसका फाइंड करना है? सर सल्फ़र का फाइंड करना है। ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, ये x यहीं रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इस 4 को इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। तो सर x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। चलिए एक और करते हैं। आपके पास ये PO4 है, -3 है, आपने यहाँ पे फास्फोरस का मालूम करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? ज़रा सीखो, समझो। पहले तो इसका चार्ज को सेपरेट करो। इस पर टोटल चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना होगा? सर -3 होगा। अब दिस विल बी इक्वल टू x एंड दिस इक्वल टू -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये -2 हो जाएगा। अब ये x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 8 -3 हो गया। तो x इज इक्वल टू -3 + 8 इधर आ जाएगा। तो बेटा इसका क्या जवाब आ गया? सर इसका आंसर आ गया हमारे पास +5 आ गया। तो इस तरह आप आयन का भी आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो बेटा जी, ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अगली बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन इन रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम इन्हीं ऑक्सीडेशन को अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, पहले ही सीखो बेटा, ये आपके पास NaCl है कि इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। ये इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? सर सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिले तो इन्होंने मिलकर हमारे पास क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड बना दिया। ओके ओके। अब यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, लेकिन यहाँ पर इसका +1 है, इसका -1 है। ये बातें सीखो, अब मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझो, सीखने से आएगा। अब एक बात नोट करो, सोडियम यहाँ पर सर 0 था, लेकिन यहाँ पर +1 में आ गया। क्लोरीन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 में आ गया। तो स्टार्टिंग में मैंने डिफरेंस में बताया था ना कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है, सर उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो सर उसकी क्या होगी? उसकी रिडक्शन होगी। यही तो बात बताई थी ना मैंने।
फिर सुन लें, बहुत अहम बात है, इसी को लेके मैंने आगे जाना है, इसी को फॉलो करना है हमने। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन होगी, डिक्रीज करेगा तो सर उसकी रिडक्शन होगी। ओके ओके। अब हम बैलेंस करते हैं इसी को लेकर कि बैलेंस को हमारे जो हमारा सिलेबस में वो दो तरह की हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के हवाले से। लेकिन इसकी बेसिक कैसे करनी है सर एफएससी में? अच्छा, मैंने आपको एफएससी नहीं सिखानी, मैं आपको अब एक हफ्ता लगा दूं कि आज ये पिन बैलेंस करते हैं, कल वो करेंगे, फलां करेंगे। बेटा मैंने ये नहीं सिखाना, एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करना है, किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, वो बातें मैंने आपको सिखानी है। ठीक, सीखो। अब आपके सामने ये एक रिएक्शन है, वो कहता है कि इस रिएक्शन को रिडोक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करो। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? तो बेटा जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले आपने याद रखना है, चाहे वो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर की है, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की है, दोनों का बेटा तरीके का मैं कॉमनली बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। मेरी बात को फॉलो करना है, और मेरी बात को फॉलो करते ये जो प्रिंसिपल मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप किसी भी एमसीक्यूज़ में लगाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे एमसीक्यूज़ आपके ठीक हो जाएंगे। मेरी बात को फॉलो करना है। तो बेटा जब भी किसी रिडोक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, तो पहले आपने उसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। पहले किसको बैलेंस करना है? नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। उसके बाद आपने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। क्या कहा? पहले एटम को बैलेंस करना है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। फिर सुन लो, रिडोक्स रिएक्शन को जब भी बैलेंस करना होगा, पहले हम सर नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे, बाद में हम बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर क्लोरीन का सर एक एटम है और यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम है। इसका मतलब कि दोनों एटम बैलेंस नहीं है। तो अब कैसे बैलेंस करेंगे? सर यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे एक एटम है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से क्या कर देंगे सर? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया। अब सर नंबर ऑफ एटम्स को तो हमने बैलेंस कर लिया, अब हमने बैलेंस करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करना है अब वो सीखो कैसे बैलेंस करना है आपने। ठीक है, अब देखो, अगर अब आपने कुछ बातें ज़रा गौर से सुननी है, कुछ प्रिंसिपल गौर से सुनने हैं, कुछ प्रिंसिपल को गौर से सुनना है। ओके, अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज़ करेगा। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो हमें पता है कि सर उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। सिमिलरली अगर किसी के पास चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सर उसकी क्या होगी सर? रिडक्शन होगी। सिंपल सा प्रिंसिपल है बेटा, इस प्रिंसिपल को आपने फॉलो करना है और इस पे लगाना है। अब यहाँ पे देखो, इस पे चार्ज माइनस है, इसका मतलब अब जब माइनस चार्ज हो तो आपने कहा था सर हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, निकलेंगे, तो हम सर उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो हम कहाँ लिखेंगे सर? उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, उसको प्रोडक्ट पे लिखेंगे। और जब रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो कहाँ पे लिखेंगे सर? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। जब रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। अब एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो दो क्लोराइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे सर? तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? लॉस हुए हैं। इसका मतलब इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। और इस तरह से हमने इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। अच्छा, अब अगला सीखो, अगली बात करते हैं कि आगे को कैसे करना है इसको हमने। ये देखो, इसको सीखते हैं, इसको कैसे करना है। C2O4-2 गोज़ टू CO2 कैसे बैलेंस करना है? मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करो, कहा था ना। अच्छा, यहाँ पे कार्बन 2 हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 करने के लिए इसको 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, कार्बन बैलेंस होगी। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं, अब 2 लगाया तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गए, तो सर नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ एटम्स तो क्या हो गए?
बैलेंस हो गए हैं सर। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करेंगे। अब सर यहाँ पे -2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे सर, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे सर, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, क्योंकि यहाँ पर -2 है और यहाँ पे आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, लॉस होंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे सर, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो C2O4 -2 है तो ये आ जाएगा 2CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने क्या किया सर, बैलेंस कर लिया। अच्छा, ये बातें अभी और आगे जाके आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी और बहुत सी बातें करनी है अभी मैंने आपसे। अच्छा, अब वो कहता है कि ये आपके सामने एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपके पास 2 है। वो कहता है कि इक्वेशन नंबर 1 में ना, इक्वेशन नंबर 1 में सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कि इस 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये कैसे फाइंड करना है, क्या मैंने कहा है कि इसमें आपने किसका बताना है, इसमें सर हमने बताना है नाइट्रोजन का, और किसका बताना है बेटा जी, सल्फर का बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो तरीक़ेकार क्या था बेटा, जो पीछे हम सीख कर आए हैं वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से तक आपने पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर होंगी, फिर आप यहाँ तक आइएगा, पहले ना कीजिएगा, ठीक है। पहले क्लियर समझें इसको। अब नाइट्रिक एसिड में पहले आप निकाल लें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। सर यहाँ पे -2 है, ये +1 है, तो अभी पीछे निकाल कर आए हैं नाइट्रोजन के, इसका कितना होगा, +5 होगा सर, +5 होगा। सल्फर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, जो फ्री फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है सर, 0 होता है। अब हम बात करते हैं H2SO4। H2SO4 में अभी मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, आपने करना है उसका। सर H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट निकालो तो बेटा आपको पता चलेगा कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है, +6 है। इसका मतलब सल्फ़र 0 से किस में आया, +6 में आया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इट मीन्स डैट इसकी क्या हो गई सर, ऑक्सीडेशन, यानी कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया सर, +6 आ गया। ओके, अब हम निकालते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे कितना होगा NO2 में, तो सर NO2 में कितना होगा, NO2 = 0, ये हमेशा -2 होता है, ये x है, तो x + -4 = 0, तो x = +4, तो नाइट्रोजन यहाँ पे +4 में है। अब नाइट्रोजन +5 से +4 में आया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया है, तो सर इसका मतलब इसकी क्या हो गई है सर इसकी रिडक्शन हो गई है, रिडक्शन हो गई है सर इसकी। क्लियर हो गया बेटा, इसकी रिडक्शन हो गई है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ सर इसमें, +4, सल्फर कितना हुआ, +6। बेटा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आप पीछे प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे आप ये स्टेप नहीं सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ, जैसे हम स्टोइकोमेट्री में अज्यूम करते हैं ना कि अज्यूम दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मैंने अज्यूम कर लिया है कि आपने पीछे प्रैक्टिस करके आए हैं, फिर ये आपको बैलेंसिंग होगी, उसके बगैर नहीं आएगा, ये याद रखना। अच्छा जी, अब बात करते हैं। अब वो कहता है ये नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें आप फास्फोरस और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसमें क्या है। तो बेटा फास्फोरस अपना फ्री स्टेट में है तो यहाँ पे तो 0 होगा, और H3PO4 में कितना होगा, तो बेटा चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ। क्या याद करोगे सर, ये 0, ये -2, ये +1, दिस विल बी इक्वल टू x, जो क्या याद करोगे, 3, ये सर +3 आ जाएगा, x आ जाएगा +-4 to the 8 = 0, तो सर x यहाँ पे ड्रेट कर दिया, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे +5 आ जाएगा। और NO2 का तो अभी निकाला था ना ऊपर, ये कितना होगा सर, +4 होगा। अब देखो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में अभी ऊपर भी निकाल के आए हैं सर, यहाँ पे +5 है, अब नाइट्रोजन +5 से +4 में आ गया, यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 में आ गया है, और फास्फोरस का कितना है, +5 में चला गया है। इसका मतलब कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हो गई है और नाइट्रोजन की क्या हो गई है सर, रिडक्शन हो गई है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक की ऑक्सीडेशन और एक की रिडक्शन हो, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब आते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या कहता है।
ऑक्सीडेशन मेथड क्या कहता है। ये मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वैसे बैलेंस नहीं होगी। कैसे करोगे, मेरी बात को ज़रा अच्छे से सुनो, मेरी बात को अच्छे से सीखो, फिर जाके आपको समझ आएगी कि सर क्या सिखाना चाह रहे हैं हमें क्या क्या बातें बताना चाह रहे हैं। इन बातों को सीखो किस तरह से होगा। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन है, वो कहता है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने कहा पहले नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करो और फिर आप बैलेंस करो उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे। पहले किसको बैलेंस करेंगे सर, पहले बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स को। लेकिन सर यहाँ पे एक एटम नहीं, अब एक से ज़्यादा एटम है। कोई सीक्वेंस बता दें, कोई तरतीब बता दें, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दें जिसको हम फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो क्या चीज़ है, तो उस चीज़ को सीखो। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एटम नहीं है, एक से ज़्यादा मौजूद हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे मैंगनीज मौजूद है सर, कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो सर यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स मौजूद है, तो इनकी कोई तरतीब बता दें। तो तरतीब ज़रा सुन लो। तो बेटा सबसे पहले आपने किसको बैलेंस करना है, सबसे पहले आपने ट्रांजिशन एलिमेंट को बैलेंस करना है। ओके, उसके बाद आपने बैलेंस करना है बेटा जी कार्बन को। उसके बाद आपने बैलेंस करना है बेटा जी ऑक्सीजन को। सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करना है आपने, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, ट्रांजिशन एलिमेंट को, फिर किसको बैलेंस करना है, कार्बन को, फिर किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन को। बेटा अगर इस सीक्वेंस को आप फॉलो करोगे तो आप जो भी प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से भी करोगे, इंशाल्लाह अगर आपने इसको अच्छे से सीखा है, कंफ्यूज नहीं हुए, फ्यूज़ नहीं हुए, तो आप अच्छे से MCQs अपने कर सकते हैं। ठीक है, मसला ये है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ों को रिलेट सही तरह से नहीं करते, चीज़ों को इररेलेवेंट भी आप लोग क्या करते हो बेटा जी, शेयर सीक्वेंस से आप रिलेट कर रहे होते हो। एक चीज़ का एक ही जगह पे वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, दूसरी जगह पे केमिस्ट्री में फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेप्शनल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, पता है ना इस चीज़ के बारे में। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, पहले हम किसको बैलेंस करेंगे सर, मैंगनीज को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आपने यही तो कहा है, पहले मैंगनीज को बैलेंस करो, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बैलेंस करो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पे मैंगनीज है, तो इसको बैलेंस करने सर पहले। तो मैंगनीज यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम बैलेंस करते हैं कार्बन को। कार्बन यहाँ पे 2 है, जबकि कार्बन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ भी 2 करने के लिए यहाँ हम 2 से क्या करेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन भी जो है वो बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे सर कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हैं। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे सर, वो तरीका बताएं कि इससे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए। ओके, देखते हैं ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होते हैं। अभी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए सर, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यानी कि 5 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए सर, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। तो यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए सर। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 8। तो यहाँ 4 हैं, तो यहाँ भी 4 होने चाहिए। तो 4 करने के लिए यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया सर, बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब क्या बैलेंस करना है सर, अब हाइड्रोजन को लास्ट मैंने कहा था बैलेंस करना है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन है, तो यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ भी 8 करने के लिए यहाँ 4 की बजाय हम क्या लगा देंगे सर, 8 लगा देंगे। तो देखो मैंने नंबर ऑफ़ एटम्स को यहाँ पे क्या किया, बैलेंस कर लिया। बेटा अगर आपको नहीं आता तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस बार बार करोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। जो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, आसान करना चाह रहा हूँ आपका मेथड। ठीक है, अब हम सेकेंडली क्या बैलेंस करते हैं सर, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। सर ये तो मुश्किल हो गया काम। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब अच्छा हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस करेंगे, तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, -1 है, यहाँ पे कितना है सर, टोटल -2 है, यहाँ पे कितना है सर, +8। सर +8 कैसे हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 8+ था ना, तो 1 पे चार्ज प्लस है, तो इसमें तो कितना इसमें टोटल चार्ज हो गया 8, यानी कि इसमें आ जाएगा सर +5 आ जाएगा।
ठीक हो गया, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज +5 है। ओके हो गया। अब प्रोडक्ट साइड पे देखो चार्ज कितना है, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज कितना है सर, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज यहाँ पे 2 है, बाकी यहाँ पे 0, यहाँ भी क्या है 0 है, तो सर टोटल चार्ज यहाँ पे +2 है। अब इसको चेंज करना है, अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ किस तरह से बैलेंस करेंगे, +5 में से क्या चीज़ कितना इलेक्ट्रॉन अब इसमें ऐड करेंगे कि ये हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो बेटा यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये ज़रा सीखो, डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, डिफरेंस यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +5 है, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 3 का डिफरेंस आ रहा है, यही आ रहा है ना। 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3 बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तुम प्रोडक्ट रेक्टेंट साइड पे क्या करो, ऐड कर दो, रेक्टेंट साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, ऐड कर दो, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या करो, ऐड करो। जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी रेक्टेंट में भी 2 हो जाएंगे, प्रोडक्ट में भी 2 हो जाएंगे। इस तरह ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, बैलेंस हो जाएगी। फिर सुन लो इलेक्ट्रॉन को मैंने कैसे बैलेंस किया, मैंने रेक्टेंट के टोटल चार्ज ले लिया, फिर मैंने प्रोडक्ट का चार्ज ले लिया, दोनों को देखा कि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना डिफरेंस आता है, जितना डिफरेंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन तुम रेक्टेंट साइड पे क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा। अच्छा एक और भी तो पढ़ा था ना हमने, दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, वो क्या था कि सर वो रिएक्शन जिसमें एक ही मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी होती है और एक ही मालिक्यूल की रिडक्शन भी होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं सर इसको। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन -1 में भी आई है और +1 में भी गई है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हुआ है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, ज़्यादा भी हुआ है। तो बेटा ये रिएक्शन भी याद रखना है। अच्छा जल्दी से क्विज करते हैं, इन NO3 - द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कि कितना होगा नाइट्रोजन का, तो बेटा अभी मैंने सिखाया था, तो इज इक्वल टू, तो क्या करोगे, NO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, तो NO3 - 2 इज इक्वल टू -3, तो बेटा x प्लस क्या हो जाएगा, +-6 -3, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, HNO3, सॉरी ये 3 यहाँ पे आएगा, ये सॉरी ये ऐसे लिखा हुआ था, अगर मैं ऐसे करूँगा ना, अगर मैं ऐसे करूँगा ना तो आंसर क्या आएगा, आंसर अगर मैं इस फॉर्म में करूँगा, इस फॉर्म में करूँगा तो आंसर क्या आएगा, इस तरह करूँगा कि -3 लिख के, तो आंसर बेटा आपके पास चेंज आएगा। लेकिन मैं अगर ऐसे करूँगा ना, ये वाला करूँगा, तो आंसर आपके पास डेफिनेटली +5 आएगा, और अगर इस फॉर्म में करूँगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा सर, आपके पास +3 आएगा। ठीक है, दोनों तरह से मैंने कर दिया आपके पास। अच्छा इन MgCl2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये हमेशा कितनी होगी सर, माइनस में ही होगी। In which of the following hydrogen shows a negative oxidation state? In which of the following hydrogen shows negative oxidation state? तो सर आपने बताया था मेटेलिक हाइड्राइड में जब भी मेटल के साथ होगा तो आपके पास ये शो करेगा। अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेल के हवाले से, सेल में क्या कंपोनेंट होते हैं बेटा, कोई भी सेल ले लो, वैसे 2 तरह के सेल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं, एक गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, खैर उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक को सीखो, कुछ बेसिक सीखो। कोई भी सेल ले लें तो बेटा हर सेल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेरे बेटा इलेक्ट्रोड्स और एक होता है मेरे बेटा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आयंस बना सकते हैं, ठीक है, जो अपने आयंस बना सकते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं सर, हम सॉल्ट सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं सर, नंबर 2 हम एसिड का सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, हम बेस का सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं सर, सर इलेक्ट्रोड्स सर वो वॉइड्स हैं, शीट्स हैं, रॉड्स हैं जिससे सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर भी होते हैं और सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो हैं सर ये 2 तरह के होते हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव होता है और एक पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो इलेक्ट्रोड पे चार्ज होता है ना बेटा, ये सेल की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ, जो इलेक्ट्रोड पर चार्ज होता है वो सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन्स की वजह से होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बात करता हूँ, अब यहाँ पे तुम देखो ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स।
इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब बैटरी के दो एंड है, एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। अब जो पॉजिटिव एंड है जो इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जो नेगेटिव के साथ अटैच है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल पे जो चार्ज आया वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से आया, बैटरी की वजह से आया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है सर जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, जब इस इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। जब आयंस बनेंगे, आयंस जो हैं, अब आयंस पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अब इन इलेक्ट्रोड पे चार्ज आ चुका है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, क्या कहा था, अगर किसी के ऊपर चार्ज नेगेटिव हो तो सर उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और अगर पॉजिटिव हो तो उस पर क्या होगी सर, रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, बहुत अहम लाइन, बहुत अहम लाइन, बहुत अहम लाइन है, मेरी बात सुनने ज़रा, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको एनोड कहते हैं सर। इसका मतलब एनोड और कैथोड चार्ज बॉडीज के नाम नहीं हैं। These are the names of chemical reaction which are taking place on electrode. फिर सुन लो, उर्दू में बता रहा हूँ कि जो आपके पास एनोड और कैथोड हैं ये आपके रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम हैं, ये चार्ज बॉडीज नहीं हैं। ठीक है, जिस की ऑक्सीडेशन होगी उसको एनोड कहेंगे, जिस पे रिडक्शन होगी उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे सर। ओके, अब एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। एनोड, ये जो इलेक्ट्रोड पे चार्ज होता है ना, ये सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल की वजह से होते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल में बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं सर, हम गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें सर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बीकर पे कंसिस्ट करता है, गैल्वेनिक सेल दो बीकर पे कंसिस्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, गैल्वेनिक सेल के अंदर सर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, रिवर्स होता है दोनों के अंदर। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो एक सेल पे कंसिस्ट करता है, ये दो सेल पे कंसिस्ट करता है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हैं वहाँ पर चार्ज एनोड वाले पर, देखो एनोड वाले पे चार्ज पॉजिटिव शो कर रहा है, कैथोड वाले पे चार्ज नेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन मैंने कहा ये सेल की एक्सटर्नल इंटरनल की वजह से होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एनोड है वो नेगेटिव है और यहाँ पे जो कैथोड है वो पॉजिटिव। इसका मतलब एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, ये सेल की इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते, जबकि गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, ताकि दोनों हाफ रिएक्शन को हम क्या कर सकें सर, हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ना, ये एक्सटर्नल वाइड से ट्रांसफ़र होते हैं, ये सोल्यूशन से ट्रांसफ़र नहीं होते, ये सोल्यूशन से ट्रांसफ़र नहीं होते, हमेशा एक्सटर्नल वाइड से जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये एक्चुअली सॉल्ट्स होते हैं, पोटासियम के सॉल्ट्स होते हैं, ये दोनों आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। और गैल्वेनिक सेल के अंदर हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, और वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है, सेल की वोल्टेज बताता है कि कितना करंट जो है इसमें से प्रोड्यूस हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो एक्सटर्नल वाइड से ही मूव करते हैं, सोल्यूशंस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन मूव्स नहीं करते हैं। सोल्यूशन में आयंस की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमेशा एक्सटर्नली होती है, ये बात याद रखिएगा, एक्सटर्नली होती है। बहुत ही अहम टॉपिक, थोड़ी सी बात करते हैं, बाकी कल बात करेंगे। ठीक है, एक एमसीक्यू भी डिस्कस करना है मैंने अभी आपसे। इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बैकबोन है, बहुत ही बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही आसान किया है इस टॉपिक को, और शॉर्ट ट्रिक से आसान किया है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरी सुनिएगा। जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना बेटा, ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस दो तरह की होती है, इसको दो तरह से डिस्कस करते हैं। एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव।
क्वालिटेटिव क्या होती है? क्वालिटेटिव बेटा, ये सारी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कौन सी बनेंगे। क्वांटिटेटिव में हम ये बताएंगे, जैसे हम फ्राडेज लॉज पढ़ते हैं, ये दूसरे लॉज पढ़ते हैं, वो हमारे सिलेबस में, पीएमडी के सिलेबस में नहीं है। आपके फेडरल की बुक में दिए हुए हैं, ये अदर बोर्ड्स की बुक में दिए हुए हैं, वो हमने नहीं पढ़ना। वो जो है डेट इज़ कॉल्ड, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स के बाद में बात करते हैं, अमाउंट की बात करेंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे क्वान्टिटेटिव। अच्छा, कल एक MCQ था कैटलिस्ट के हवाले से, कैटलिस्ट के हवाले से एक MCQ था। मैं वो पहले एक बात ना आपको मैं क्लियर करता हूँ, एक बात क्लियर करता हूँ। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, बातें क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बेटा मैंने कहा था क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटी की बात करते हैं। जब भी हम कैटलिस्ट की क्वालिटी की बात करेंगे ना, क्वालिटी कैटलिस्ट की डायरेक्टली रिटेन करती है बेटा जी उसके केमिकल नेचर के साथ। अच्छा, जो तुम सोच रहे हो ना, काफ़ी अर्सा, 3-4 साल पुरानी बात है, ये MCQs हमने किसी बुक से पढ़ा था। तो जब सोचा इसको, जो आप सोच रहे, तो हमारी भी थिंकिंग सेम ऐसी थी, सर वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। मैं बिल्कुल सही कहता हूँ आपकी थिंक, लेकिन जब इसके बारे में डिटेल से स्टडी किया, इसके बारे में जाना, तो क्या जाना वो बताता हूँ मैं आपको, फिर मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। क्वालिटी जो है केमिकल नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटलिस्ट की। अच्छा, कैसे बेटा? ये आपके पास H2SO4 है, एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज़्म मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आपके पास क्या बनाएगा सर? ये आपके पास हाइड्रोजन आयन बना देगा, और ये सल्फेट आयन बना देगा, और ये हाइड्रोजन आयन एस्टेरिफिकेशन के मैकेनिज़्म में यूज़ हो जाएंगे। ओके हो गया। और इन द एंड ऑफ रिएक्शन ये सल्फ्यूरिक एसिड हमें दोबारा से रिटेन हो जाएगा, हो गया रिटेन। अब एंड शुरू में भी सल्फ्यूरिक एसिड था, एंड में भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। कैसे बताया? क्योंकि इसकी केमिकल नेचर चेंज नहीं हुई। ये एसिड था शुरू में भी, एंड में भी एसिड ही रहा, ठीक है। लेकिन अब मैं इसकी क्या बात करता हूँ? क्वांटिटी की बात करता हूँ, यानी कि क्वांटिटी की बात करता हूँ। सर अगर ये कंसिडरेटेड था ना, तो एंड में ये क्या हो गया? हल्का सा माइनर सा फ़र्क आया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो वो इसको हम जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज से लेते हैं ना सर, वो हम उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव कहते हैं। और हम पढ़ते हैं ना कि कैटालिस्ट की केमिकल नेचर तो चेंज नहीं होती इन द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो क्वालिटी है ना, वो डायरेक्टली रिलेट करती है बेटा जी केमिकल नेचर्स को रिलेट करती है। ये बात आप याद रखिएगा बेटा, ठीक। जिस तरह आप सोच रहे थे ठीक सोच रहे थे, लेकिन असल में हकीकत बेटा बाज़ का जो सोचते हैं वैसे होती नहीं है, ठीक। लेकिन जैसे नहीं सोचते हैं वैसे हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं बेटा जी, ये सारी की सारी क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है सर, ये डिपेंड करता है सर हमारा जो है कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है सर, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है। ये तीनों बातें डिस्कस करनी हैं, फिर जाके आपका टॉपिक क्लियर होगा। उसके बगैर ये टॉपिक क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो कैसे करनी है वो कल हम डिटेल से करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। लेकिन कुछ बातें अभी हम कर लेते हैं, टाइम है, फिर आपके क्वेश्चन भी लेते हैं। तो बेटा पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट की। फ्यूज सॉल्ट क्या होते हैं? मोल्टन फॉर्म क्या होती है बेटा? जो उसकी मेल्टिंग फॉर्म है, जो उसकी थोड़ी सी सोल्यूशन फॉर्म है, जिसके अंदर इसके आयंस फ्री हो जाते हैं, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं बेटा जी? इसके स्टेट को हम फ्यूज स्टेट या मोल्टन फॉर्म कहते हैं। और मोल्टन फॉर्म के अंदर आयंस को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो सॉल्ट लेते हैं वही हमारे पास आयंस बनते हैं, उसी आयंस की हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर PbBr2 यूज़ करूँ, ये मोल्टन फॉर्म, तो इसमें 2 तरह के आयन बनेंगे, एक लेड आयन बनेगा और दूसरे कौन से आयन बनेंगे? ब्रोमाइड आयन बनेंगे। ब्रोमाइड आयन कहाँ मूव करेंगे सर? ब्रोमाइड आयन मूव करेंगे
ये नेगेटिव आयंस है ना, ये कहाँ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, और जो लेड आयन है कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगी, यानी कि एनोड के ऊपर सर ब्रोमीन Br2 बनेगी और कैथोड के ऊपर सर लेड Pb यानी कि लेड बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें प्रिडिक्ट करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा जी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट, यानी कि अगर मैं अब डॉन सेल की बात करूं, NaCl की बात करूं, डॉन सेल की, तो यहाँ सोडियम और यहाँ क्लोराइड, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये कहाँ जाएगा सर, ये नेगेटिव हमेशा एनोड पे जाएगा और ये आपके पास कहाँ जाएगा, ये हमेशा कैथोड पे जाएगा। बेटा मैंने तो एफएससी नहीं पढ़ानी, मैंने तो आपको एमसीक्यू सोल्व करवाने हैं, किस तरह से होते हैं वो तरीका बताना है बेटा जी। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी सर, यहाँ पर इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन होकर ये क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, इसकी रिडक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह की हमारे पास क्या बन जाएगी सर, प्रोडक्ट बन जाएगी, दो तरह की प्रोडक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर PbR2 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगी, कैथोड पे लेड और एनोड पे ये बनेगी। ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँ बेटा जी MgCl2 यूज़ करूँ, ये भी मोल्टन फॉर्म में यूज़ करूँ, तो अब बताओ क्या बनेगी, अब बताओ क्या बनेगी, अब क्या बनेगी। अब ये इलेक्ट्रोड में इनर्ट यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड इनर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो सर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। मैं अगर कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करूँ तो सर यहाँ पे कैल्शियम बनेगा और यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी। अगर मैं यहाँ पे बॉक्साइड यानी कि एलुमिनियम यूज़ करूँ तो यहाँ पे कैथोड पर एलुमिनियम बनेगा, लेकिन और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में नहीं रहती, ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर तुमने इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ किया हुआ है, अगर तुमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कार्बन होती है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बना देगी बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकती है। जैसे मैं यहाँ पे बताने भी लगा आपको कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड मैंने यूज़ किए हैं वो सर किसके किए हैं, ग्रेफाइट के किए हैं, दोनों ग्रेफाइट के हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, यानी कि एनोड पर, और एल्यूमिनियम कहाँ पे जाएगा, लिख भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है ये प्योर फॉर्म में नहीं रहती, ये इसमें मौजूद कार्बन के साथ रेड कर जाती है और रेड करके ये आपके पास कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। ठीक है, ये बातें हमें आनी चाहिए। अच्छा, कल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये दो टॉपिक रह गए हैं हमारे पास, कल ये बातें करेंगे डिटेल से। ठीक है, जो मेन चीज़ें थी वो हमने आज कर ली हैं। तो आपके क्वेश्चंस आंसर बेटा आमना, क्वेश्चंस बच्चे अपने हैंड रेज कर लो बेटा। जी वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जी बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा जी, और क्वेश्चन बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वालेकुम सलाम। सर नॉर्मल ऑक्साइड्स वाली स्लाइड्स को रिपीट कर दें। बेटा नॉर्मल ऑक्साइड वाली स्लाइड बेटा रिकॉर्डिंग में आप कर दीजिएगा, उसमें सवाल क्या है ये मुझे बताओ बेटा, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो, आप सवाल बताओ, सवाल क्या है। सर नेट बंद हो गया तो ये सुन ही नहीं पाई। हाँ तो बेटा कोई मसला नहीं, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, आप अगर क्वेश्चन है तो वो बता दें मुझे, ताकि आपको क्वेश्चन ले सकूँ बेटा। ठीक है, नहीं सर क्वेश्चन तो नहीं है, बस हाँ वो बेटा, हाँ वो रिकॉर्डिंग में आप, जी जी इलेक्ट्रॉन बैलेंस जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट वाली एग्जांपल में आपने वो कैसे किया वही पर रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस देखो कैसे किया, इसको समझो। इसको समझो बेटा, यही तो चीज़ें हैं जो आपने एफएससी में छोड़ी हुई हैं बेटा, यहाँ मसले मसाइल करेंगे आपको, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसको बैलेंस कैसे किया है, अब यहाँ पे देखो बेटा M1O4 -1 है, CO2 -2 है
और यहाँ पे मैंने लिखा था 8H गोज़ टू Mn+2 है, +2CO2 है, +4H2O है। अब इसको मैंने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कैसे किए हैं दोबारा से सीख लो। मैंने पहले रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किया। यहाँ पे क्या था, -1 -2 और -1 -2 और यहाँ पे क्या था सर, ये +8 था। तो बेटा रिजल्ट क्या आ गया, +5 आ गया। ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे देखूँ तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है बेटा, +2 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन +5 है, यहाँ पे +2 है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 2 में से कितनी, 3 का डिफरेंस है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बेटा मैं क्या करूँगा, 3 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दूंगा। जब मैं रिएक्टेंट साइड पे ऐड करूँगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो ये जो आपने क्वेश्चन बताई ना, तो उसमें मतलब कोई सारा नहीं पूछते, जैसे कुछ पूछ दिया कि इसमें से ऑक्सीडेशन हुई है हाँ तो बिल्कुल या बिल्कुल इसके बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाँ तो बिल्कुल। हमें सारा पहले करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये आपको मैंने देखो, मैंने पूरा लेक्चर अगर आपने देखा है सुना है तो मैं कैसे चला हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप चला हूँ ना बेटा। पहले मैंने आपको तो बिल्कुल सर इसमें तो टाइम लग जाएगा एक एमसीक्यूज करने में। नहीं नहीं बेटा और बिल्कुल। सर दूसरा क्वेश्चन ये हाँ था हाँ कि हाँ। ना आपने जो बताया था ना इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, तो उसमें मैंने एमसीक्यूज देखे थे। तो जैसे वो कह रहा था ना कि वाटर मतलब वो फ्यूज्ड होता है, पता नहीं फ्यूज्ड रिएक्शन होते हैं कंसंट्रेटेड। तो सर उसमें पूछा था कैथोड एनोड। अब कैथोड एनोड तो हम वैसे बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, लेकिन ना उसमें वाटर नहीं है, कुछ रिएक्शन में जैसे वाटर नहीं होता, लेकिन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में शायद बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वाटर आ बेटा जाता है, मेरी बात पता नहीं, सुनो, सर मुझे वो मेरी समझ हाँ नहीं मेरी आया। बात सुन लो। ये मैं कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा आपको सारी बातें, और मैं बहुत ही शॉर्ट फिर वो ट्रिक अगर बताऊँगा। एमसीक्यूज आज ना करूँ ना। हाँ वो ना करो, मैं आपको कल करूँ, क्योंकि मैंने आज सिर्फ कहाँ तक करवाया, फ्यूज सॉल्ट तक करवाया था मैंने आपको। कल मैं आपको ठीक सारी है, एक्वस वाली कल मैं करवाऊंगा, फिर मैं कल बताऊंगा कि उसको कैसे मैंने फिर शॉर्ट उसमें ये ट्रिक में सारा किया। हो हाँ जाएगा। उसमें हो जाएगा बेटा। असादुल सर, वालेकुम सलाम असादुल। जी, वालेकुम और सलाम जी बेटा। सर बेटा एक बोल ले। सर इलेक्ट्रॉन वाला जो आपने पूरा बताया, उसमें पहले हमें नंबर ऑफ एटम मैंडेटरी है कि पहले वो करना उसके बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बैलेंस और जो होंगे आपने तो। इनर्ट का बताया था सर, इनर्ट का बताया था, इनर्ट में क्या बता रहे थे कि आप पहले इनर्ट का नहीं होगा, वो आप बताए थे ना मैग्नीज होके मैग्नीशियम होके इधर आ जाएगा। हाँ पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले था? पहले मैंने बताया था कि आप पहले ट्रांजिशन मेटल्स को बैलेंस करोगे, उसके बाद आप जो है नंबर ऑफ कार्बन्स को बैलेंस ओके करोगे। सर, ये तो क्लियर है। हाँ ये इस तरतीब, ओके ये सर, रखना है, ये रखनी तरतीब। ओके सर, ओके बेटा जी। ओके सर, ओके सर, थैंक। मतलब ओ- वो मैंने बोलना था थैंक यू, मैं बोल रही थी लेकिन म्यूट हो गया था। चलें ठीक है, थैंक यू बेटा जी। वालेकुम सलाम जी बेटा जी। हाँ सर जी, फर्स्ट फोर्थ वाली आप साइज निकालिएगा एक बार। एक सवाल करो बेटा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। नहीं, वो जो आपने उधर समझाया ना मैंगनीज वाला सारा फोर्थ वो स्टेप कर उसकी समझ नहीं आई, दोबारा एक बार करवा दें। कौन सा मैगन, अभी मैंने दोबारा करवाया बेटा, ये अभी मैंने की। नहीं, ये वाला नहीं। कौन सा वाला? जी ये वाला यहाँ से। ये नहीं नहीं, इससे पहले वाला। मैगनीज तो है ही नहीं, ये वाला। इसमें क्या? नहीं, जो भी आप इससे पहले वाला। ये वाला। जी जी ये वाला। ये वाला। ये जी। इसमें उसने पूछा था, मैंने देखो 3-4 तरह के सवाल करवाए हैं, 3-4 तरह के सवाल करवाए हैं मैंने आपको, ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से बातें क्लियर हो जाएं। ऐसे ही है ना बेटा। तो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए कि ये आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें उसने मेंशन कर दिया पहले वाली इक्वेशन में, मैंने कहा कि उसने कहा कि सल्फ़र और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसके अंदर कितना है। तो वो तब पता चलेगा जब हम इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का सारा मेथड मैंने शुरू में बता दिया, आपको बताया ना बेटा जी, बताया था ना कैसे निकाला। अब देखो नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे देखो, नाइट्रोजन का +5 है और सल्फ़र अपनी फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये सर 0 है। तो अब प्रोडक्ट साइड पे हमने देखना है कि सल्फ़र, अब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र तुम निकालते हो तो +6 आता है। अब सल्फ़र 0 से +6 में आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है वो हमने बताना था, कितना चेंज हुआ, +6 चेंज हुआ है। +6। और नाइट्रोजन का कितना कम हुआ है, वो +5 से +4 में चले गए, यानी कि 1 जो है उसका कम हो गया। जी बेटा नेक्स्ट, बस ये बात थी। अच्छा और क्वेश्चन? जी सर, थैंक यू। ओके जी। जी बेटा और क्वेश्चन? जी उमर कल कहाँ गायब थे तुम? कल कोई नहीं आया, कल सवाल नहीं पूछा उमर आपने, कहाँ गायब थे कल? कल टेस्ट किया था? कल टेस्ट किया था?
फिर किया था सर। मैंने कल मिस किया तुम्हें, मेरा उम्र नहीं आया आज क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ जी 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 सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पूछना था। जी जी बेटा पूछें 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 पूछें। वो इलेक्ट्रोलाइसिस में सर आपने वो समझ नहीं है सर, अच्छा जो आगे आपने क्या वो हम कल galvanic cells वगैरह। गैल्वेनिक से वो हम कल, मैंने सिर्फ फ्यूज़ तक समझाइए, फ्यूज़ तक समझाइए। फ्यूज़ तक तो आपको प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसमें दो तरह के आइंस बनते हैं, वो दो ही प्रोडक्ट बनती हैं। और जब कल सर मैं ये जो आपने फ्यूज वाले समझाए हैं, डाउन सेल की बात की आपने, जी डाउन सेल की बात की थी मैंने बेटा जी, याद है? तो कि अगर जैसे NaCl लेते हैं तो देख- कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो हाँ सोडियम पॉजिटिव से सिर्फ न्यूट्रल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने यहाँ भी यहाँ बिल्कुल ये बात की थी, ये देखो ये देखो, ठीक हो गया बेटा? तो डाउन सेल की बात की थी ना जी सर? डाउन सेल की बात की थी मैंने। चलिए ठीक है सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा जी। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिडॉक्स तो नहीं होते ना? बेटा हर वो रिएक्शन जिसमें आप याद रखना, जिसमें प्रॉपरली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, जैसे कि अभी जितनी एग्जांपल्स आपने पीछे पढ़ी हैं तो आप देख सकते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इस तरह का प्रोसेस नहीं देखा जाता, उसमें नेट चेंज जो है ज़ीरो रहती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन आप देखो जिंक है, इसका रिएक्शन तुम करवा रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हो, तो आपके पास बन जाता है जिंक सल्फेट और प्लस SO2 प्लस वाटर बन जाता है। तो अब जिंक ज़ीरो से किस में आ गया, +2 में आ गया। अब दोनों साइड पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, जब सेम नहीं होगा तो फिर क्या होगी बेटा जी इसकी, बताएं? दैट इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आमना क्वेश्चन। सब ऑक्साइड सी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बेटा इसके वेरी करती है इसकी, ठीक है? वैसे तो ये होती है अनस्टेबल है, वैसे जनरली कुछ बुक्स में लिखी हुई है, इसलिए मैंने लिख दी क्योंकि बच्चे पे बाद में इतराज़ करते हैं सब फलां बुक में इतनी लिखी हुई थी, तो ये +2 भी होती है -2 भी होती है, लेकिन मेरी राय के मुताबिक ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल है, फ़ौरन टूट जाता है, इस वजह से इसकी वो एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है? सर जब ये -2 होगा तो फिर ये नॉर्मल ऑक्साइड होगा? जी जी नॉर्मल ऑक्साइड्स होगा। ओके सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा आप आवाज़ खोलो, खाना नहीं खाया? ओके 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 बेटा जी, खुदा हाफिज़। अब बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं बेटा जी। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस? बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को ना मिनिमाइज़ करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 तरह का यूज़ करेंगे, एक्वस भी यूज़ करेंगे और मोल्टन भी यूज़ करेंगे। एक्वस का मतलब सोल्यूशन फॉर्म और मोल्टन का मतलब क्या है, इसकी मोल्टन फॉर्म यानी कि इसकी मेल्टिंग फॉर्म यूज़ करेंगे। कंसंट्रेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे बेटा, सेकंड फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। और तीसरा फैक्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड 2 तरह का यूज़ करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड आमतौर पर हम कौन सा यूज़ करते हैं बेटा, प्लेटिनम या ग्रेफाइट या कार्बन के इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट बेटा ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। और दूसरी बात, पहली बात, अच्छा एक ना आयंस की ना तरतीब याद रखना, आयंस की तरतीब याद रखना। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आयंस की तरतीब याद रखनी है। फारूक सुनो, फारूक सुनो, हेलो CBI, फारूक सुनो हेलो CBI, ये तरतीब याद रखें। फारूक सुनो हेलो CBI। बेटा इस तरतीब से ना हम बता सकेंगे कि एनोड पर किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। हम बता सकेंगे किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी नहीं होगी, ये तरतीब याद रखना। फारूक सुनो हेलो CBI, ये सेंटेंस याद रखो। फारूक सुनो हेलो CBI, ये सेंटेंस याद, मैं बार बार लिखूंगा ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट की बात करते हैं।
फ्यूज सॉल्ट का मतलब क्या है सर? फ्यूज सॉल्ट का मतलब ये है कि सॉल्ट किस फॉर्म में है सर? मोल्टन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मोल्टन फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा बेटा जी फ्यूज सॉल्ट की मैं बात करता हूँ, और यहाँ पे जो हम सेल यूज़ करेंगे ना बेटा, कुछ बातें सुन लो कि ये सेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं सर? सर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ कर रहे हैं, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फ्यूज सॉल्ट यूज़ करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं पहली एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बेटा जी PbCl2 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और जब ये इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो इसके दो आयंस बनेंगे, लेड आयंस और क्लोराइड आयंस। इसमें दो आयंस बने तो बेटा एक आयन पॉजिटिव बना और एक आयन नेगेटिव बना। जो नेगेटिव आयन है ना सर, नेगेटिव आयन मूव करेगा सर एनोड के पास और पॉजिटिव आयन मूव करेगा कैथोड के पास। तो जब भी फ्यूज सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना सर हमारे लिए आसान है, क्योंकि सर इसमें दो तरह के आयंस बनेंगे, एक आयन की ऑक्सीडेशन होगी, एक आयन की रिडक्शन होगी। और जो एनोड पे जाएगा सर उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो कैथोड पे जाएगा उसकी रिडक्शन होगी सर। इसका मतलब यहाँ पर सर क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी और इट विल कन्वर्टेड इनटू, ये किस पे रिएक्शन होगा सर? ये रिएक्शन एनोड पर होगा, यानी कि एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी। और लेड आयन की यहाँ पर रिडक्शन होगी और लेड आपके पास किस में बनेगा? सॉलिड फॉर्म में बनेगा। और ये किस में बनेगा सर? कैथोड पे बनेगा। किस में बनेगा? कैथोड पे बनेगा। इसी तरह अब मैं एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस करूं, सेकंड एग्जांपल डिस्कस करूं बेटा, NaCl की यूज़ करूं। NaCl को डाउन सेल की बात करूं तो सर इसमें भी दो ही आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयंस प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना सर बड़ा आसान है, ये एनोड पे जाएंगे और ये सर किस पे जाएंगे? कैथोड पर। तो सर फ्यूज सॉल्ट की ना प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है सर। ये देखें, ये एनोड पे है ना, तो सर यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी और यहाँ कैथोड पर हमारे पास क्या बनेगी? सोडियम मेटल। तो सर इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। असल मसले मसाइल शुरू होते हैं कहाँ शुरू होते हैं सर? असल मसले मसाइल तब शुरू होंगे जब हमारे पास क्या आएगी सर? एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आएगी। लेकिन बॉक्साइट की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉक्साइट, ये MCQ एक आया हुआ था। बॉक्साइट क्या है सर? बॉक्साइट एल्यूमिनियम की एक और का नाम है और इसको हम सेपरेट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं ना इसका, क्योंकि प्योर मेटल्स जो होती हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमेशा अपनी ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जब इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो होता क्या है कि एल्यूमिनियम तो बेटा कैथोड पे जाएगा ना और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे जाएगी। और यहाँ पे जो एनोड होता है ना बेटा, एनोड यहाँ पे ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है एनोड? ग्रेफाइट का एनोड होता है। और इस वजह से यहाँ पे ग्रेफाइट एक्चुअली कार्बन का बना हुआ होता है। ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलके आपके पास क्या बना जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बना जाएगी। यानी कि ये बात याद रखनी है कि बॉक्साइड की जब होगी ना इलेक्ट्रोलिसिस तो आपके पास एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अच्छा, यहाँ से आपका एंटीटेस की बातें शुरू होती हैं सही तरह से, ये बात ज़रा सुन लें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, अभी हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे सर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट 30% ब्राइन सोल्यूशन यूज़ करेंगे। सही, ये डाइल्यूट नहीं है एक्वस डाइल्यूट में फ़र्क है। अगर 10% से कंसंट्रेशन कम होगी तो वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का कोई और प्रोडक्ट होता है, उसमें कंसंट्रेशन का फैक्टर आ जाएगा। अभी कंसंट्रेशन फैक्टर की बात बाद में करेंगे, अभी हम एक्वस की बात करते हैं। अब ये एक्वस ब्राइन है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास एनोड के ऊपर क्लोरीन बनेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी। लेकिन सर ये प्रोडक्ट कैसे बनेगी ज़रा बताएं तो सही, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगी बेटा? एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे मसला एक आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि सर NaCl है, ये आयोनाइज होगा तो सोडियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। और वाटर भी तो है ना इसके अंदर, वाटर भी तो है ना क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पे सर मसला ये आ गया, पहले जो था ना हमने जो पीछे पढ़कर आए हैं वो फ्यूज में था, उसमें प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन इसमें प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सर इसमें ना दो हमारे पास नेगेटिव आयंस बन गए हैं
अब दो हमारे पास पॉजिटिव आयंस बन गए हैं, अब दो नेगेटिव आयंस बने हैं ना, इन दो नेगेटिव में से सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि जब दो बंदों के दरमियान टीम में मैच होता है ना तो एक टीम जीतती है, एक टीम हार जाती है, ठीक है। दो बंदे भागे ना तो एक जीतता है एक हारता है, टाई होने के चांसेस 0% में होते हैं बेटा जी। तो लिहाजा अब यहाँ पे दो नेगेटिव आयंस बने हैं, अब सर किसकी ऑक्सीडेशन होगी ये मसला है यहाँ पे, और किसकी रिडक्शन होगी, पॉजिटिव आयंस यहाँ भी दो हैं। तो सर इस मसले को कैसे सोल्व करना है, तो इस मसले को सोल्व करने के लिए जो तरतीब मैंने बताई थी वो तरतीब क्या थी, सेंटेंस यूज करो, फारूक सुनो हेलो CBI, ये सेंटेंस याद कर लो, आपके सारे मसले इस सेंटेंस में छुपे हुए हैं। अब तुम देखो क्या ये दोनों आयंस यहाँ पे मौजूद हैं इस लिस्ट में, बोलो सर बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, ये सर दो आयंस बिल्कुल मौजूद हैं। सर ये देखें यहाँ पर क्लोराइड आयन भी मौजूद है और सर यहाँ पर OH आयन भी मौजूद है। ओके, अब इस तरतीब को यूज़ कैसे करना है, इस पूरी की पूरी ट्रिक के अंदर जो आयन बाद में आ रहा है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। इस ट्रिक के अंदर जो ट्रिक लिखवाई है फारूक सुनो हेलो CBI, इसमें जो आयन बाद में आ रहा है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज होगा सर, यहाँ पे क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, और जब क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन बनेगी यहाँ पे। क्लियर हो गया, यहाँ पे OH की ऑक्सीडेशन नहीं होगी सर, क्योंकि दोनों में से एक ही की होगी ना। अच्छा अब सर कैथोड का बताएं, कैथोड में क्या प्रोडक्ट बनेगी, कैथोड का बताएं, यहाँ पे कैथोड में दो बन रहे हैं ना, एक सोडियम आयन बन रहा है और एक बोथ। अब बताएं, अब देखो बेटा सोडियम आयन मेटल का आयन है और हाइड्रोजन आयन नॉन मेटल का आयन है, और यहाँ कैथोड पे रिडक्शन होगी, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो एक कॉमन सेंस यूज करो, मेटल और नॉन मेटल में कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, मेटल हो और नॉन मेटल हो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा। सही कॉमन सेंस का सवाल है, ये तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा ना, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होगी सर, रिडक्शन होगी, इसलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनी, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन के ऊपर यानी कि एनोड के ऊपर क्लोरीन। तो देखा मामला कितना ज़्यादा आसान हो गए, अभी बातें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, और भी बहुत सी बातें करनी है। अब हम बात करते हैं बेटा, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट। अब हम पढ़ते हैं सोडियम नाइट्रेट की पढ़ते हैं, यहाँ भी हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास ये बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है सर एनोड के ऊपर और हाइड्रोजन बन रही है कैथोड के ऊपर। आइए हम देखते हैं इसको कैसे प्रोडक्ट किया, ये प्रोडक्ट कैसे बने, आइए इसको देखते हैं। आइए इसकी भी आयोनाइजेशन करवाओ बेटा, NaNO3 क्या बना, सोडियम आयन और NO3 आयन। अच्छा यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना बोलो, वाटर था ना, ये भी आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव आयन, और ये सर क्या बना देगा, ये नेगेटिव आयंस बना देगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बना देगा। अब सर यहाँ भी दो पॉजिटिव आयंस बन गए और दो ही नेगेटिव आयन, ये किसके पास जाएंगे सर, एनोड के पास, और ये किसके पास जाएंगे, कैथोड। लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही होगी, दोनों की नहीं होगी, एक की ही ऑक्सीडेशन होगी, दोनों की नहीं होगी। अब कैसे होगी ज़रा देखो कैसे होगी, अब ज़रा देखो कैसे होगी इसकी, वही सेंटेंस यूज़ करो, फारूक सुनो हेलो CBI, फारूक सुनो हेलो CBI। अब देखो क्या ये दोनों आयंस यहाँ पे मौजूद हैं, NO3 और OH। सर ये बिल्कुल मौजूद है, NO3 भी मौजूद है और सर ये OH भी मौजूद है। मैंने कहा था इस लिस्ट में जो बाद में आएगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो बाद में आएगा उसकी अब बाद में कौन आ रहा है सर, ये OH आयन आ रहे हैं, और जब OH आयन की जब भी ऑक्सीडेशन होगी ना, ये शॉर्टकट बात याद रखना, OH आयन की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा सर, ऑक्सीजन गैस बनेगी, यानी कि एनोड पर कौन सी गैस बनेगी सर, ऑक्सीजन गैस। सर समझ लग गई। अब यहाँ पे कैथोड पे क्या है सर, पॉजिटिव सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, वहाँ पे यही है। इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा सर, नॉन मेटल, यानी कि कौन करेगा सर, हाइड्रोजन आयन गेन करेंगे। इस वजह से यहाँ पे कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। तो आई होप सो कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी।
अब हम बात करते हैं बेटा जी, अभी एक और एग्जांपल करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, एक्वस। तो यहाँ भी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम वगैरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रही है, कॉपर ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही है बेटा वो एनोड पे बन रही है, और कॉपर जो है वो आपके पास कहाँ बन रही है सर, कैथोड पे बन रही है। कैसे बन रही है वो सर बना के देखते हैं, बना के देखते हैं। देखिए सर, दिस इज़ कॉपर सल्फेट, ये आयोनाइज होगा ना तो ये कॉपर आयन और क्या बना देगा, सल्फेट आयंस बना देगा। अच्छा, वाटर में था ना इसका रिएक्शन, तो वाटर में क्या बनेगा सर, इसका पॉजिटिव आयन और OH आयन बनेगा। अगेन देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन और 2 ही यहाँ पे क्या बनेंगे बेटा, पॉजिटिव आयन बनेंगे। अब फिर यूज़ करो, क्या यूज़ करेंगे, फारूक सुनो फारूक सुनो हेलो CBI। अच्छा, अब ये दोनों आयन मौजूद हैं, यहाँ देखो ये दोनों आयन मौजूद हैं सर। जी सर मौजूद हैं, जी सर मौजूद हैं। कौन, दोनों मौजूद हैं। जो बाद में आएगा वो ही ऑक्सीडाइज होगा ना, यही कहा था ना, मतलब ये ट्रिक थी ना यहाँ पे। तो लिहाजा सर यहाँ पे OH बाद में आया, और जब OH की अभी आपने बताया जब भी ऑक्सीडेशन होगी ना हमारे पास क्या बनेगी सर, ऑक्सीजन गैस बनेगी। लिहाजा यहाँ पे एनोड ये बना। कैथोड पे देखो, कैथोड पे सर यहाँ पे कॉपर आयन भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी है। तो अभी आपने कहा था सर हाइड्रोजन की जाएगी मेटल की मौजूदगी में। अच्छा बेटा, यहाँ पे कॉपर जो है वो नॉर्मल मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल्स है। अगर हाइड्रोजन आयन के साथ ट्रांजिशन मेटल्स होगी ना, याद रखना ये भी ट्रिक है, जब ट्रांजिशन मेटल्स होगी ना तो ट्रांजिशन मेटल की रिडक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से जो है वो क्या है बेटा जी, ज़्यादा है। इस वजह से जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, गेन कर लेंगी, और इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट कॉपर कैथोड के ऊपर किसकी बनेगी सर, कॉपर की बनेगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, एक और यूज़ करते हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में इनर्ट इलेक्ट्रोड पे यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगी, कैसे बनेगी आइए इसको भी देखते हैं बेटा। ये देखो H2SO4 गोज टू, ये बना देगा ना आपके पास, और वाटर भी आएगा ना इसके अंदर, और OH आयन आएगा। तो पहले तो देखो 2 आयन बने नेगेटिव और 2 ही पॉजिटिव। तो अब देखते हैं कौन जाएगा जी, कौन जाएगा कैथोड पर। क्या लिखो, फारूक सुनो हेलो CBI, फारूक सुनो हेलो CBI। अब देखो ये दोनों आयंस यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, SO4 भी है सर, OH आयन। तो इस ट्रिक में क्या कहा था, जो बाद में आएगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि यहाँ भी OH आयन की ऑक्सीडेशन होगी, और जब भी OH आयन की ऑक्सीडेशन होगी याद रखना क्या बनेगा एनोड पर सर, ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे तो मसला ही नहीं है सर, क्योंकि दोनों आयन सेम है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगी यहाँ पे। तो बेटा इस तरह देखो, इससे कितना ज़्यादा आपको आसान होगी चीज़ें। अच्छा, बातें अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और बस बहुत सी बातें सिखानी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, लेकिन अब कंडीशन क्या है, वेरी डाइल्यूट, यानी कि जब कब होगी, जब आपके पास लेस देन 10% कंसनट्रेशन हो, तब क्या होगा, तब ये होता है सर, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है कम हो जाती है और वाटर की आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। और जिन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना सर, उन्हीं की ऑक्सीडेशन भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उन्हीं के रिडक्शन होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला फैक्टर यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन में प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ भी हम यूज़ करेंगे, देखो क्या बनेगा सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा। आइए बना के देखते हैं। NaCl जब वेरी वेरी डाइल्यूट है, वेरी वेरी डाइल्यूट होगा, वेरी वेरी डाइल्यूट होगा, फिर क्या होगा, वेरी वेरी डाइल्यूट, ठीक है।
अब तो वेरी डिल्यूट है, इसका मतलब सर OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इनमें कोई दो राय नहीं है, इन्हीं दोनों की ऑक्सीडेशन भी होगी और इन्हीं दोनों की क्या होगी, रिडक्शन भी होगी, क्योंकि इनमें कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा हो गई है और सोडियम क्लोराइड आयन की कम हो गई है, क्योंकि सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट था। इस वजह से यहाँ पे एनोड पर ऑक्सीजन बनेगी और कैथोड पर हमारे पास क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में अब बात करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से यूज करेंगे, कॉपर, जिंक, मरकरी और सिल्वर। अब एक्टिव जब इलेक्ट्रोड यूज करोगे ना, तो अब प्रोडक्ट आपकी जो एनोड और कैथोड पे चेंज भी हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है हम देखें। अब हम करवा रहे हैं NaCl की, और यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी एनोड के ऊपर, और कैथोड पे देखो क्या बन रहा है, कैथोड। अब यहाँ पे जो कैथोड हम यूज़ कर रहे हैं बेटा जी, यहाँ पे जो कैथोड यूज़ कर रहे हैं वो किसका बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है। एनोड भी मरकरी का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, NaCl सर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वाटर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब दो तरह की आयंस बने, दो तरह के पॉजिटिव। बनाओ फिर सीरीज, लिखो इसको, दोबारा लिखो, क्या लिखोगे सर, फारूक सुनो, हेलो, CBI। तो बताओ दोनों आयंस में से मौजूद हैं या नहीं है, ये देखो इसमें सर बिल्कुल हैं सर। ये देखें क्लोराइड आयन भी हैं, OH आयन भी हैं। तो जो बाद में आएगा उसी की ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि यहाँ पे एनोड पर कौन सी गैस बनेगी सर, क्लोरीन गैस बनेगी। और अब कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे सर हाइड्रोजन भी है और क्या है, सोडियम भी है। लेकिन अब कैथोड जो है किसका बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है। मरकरी जो है ना, मरकरी हैज़ द एबिलिटी, क्यों अलाय है ना, क्योंकि मेटल के साथ मिलकर ये अलाय बना सकती है, और मरकरी के अंदर ये एबिलिटी है बेटा कि वो मेटल्स को फ़ौरन जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यही वो रीज़न है। मैं एक टेक्निकल बात बताता हूँ, आप अक्सर सर्च करके देखना, जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है ना, वो एरोप्लेन में ले जाना मना होता है। अगर आप लेके जाओगे ना तो आपको वहाँ पे रोक लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा खुदा ना खास्ता अगर मरकरी वाला थर्मामीटर टूट जाए ड्यूरिंग सफ़र के दौरान जो है टूट जाए, तो होगा क्या, वो मरकरी बाहर आ जाएगी, और आपका जो एरोप्लेन की बॉडी होती है वो मोर देन 80% एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। अब वो मरकरी एल्यूमिनियम के साथ मिलकर अलाय बना लेगी, और वहाँ पे इतना बड़ा होल हो जाएगा, तो उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मरकरी जो है मेटल्स के ज़्यादा अट्रैक्शन करती है, लिहाजा यहाँ पे मरकरी क्या करेगी, सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करेगी और आपके पास क्या बना देगी, सोडियम अमलगम बना देगी। यहाँ पे अब कौन सा फैक्टर आ गया सर, अब यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं किए, एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ किए, और एक्टिव इलेक्ट्रोड ने अपना रोल अदा किया। इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हो गई। इसी तरह बेटा हम जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर मेटल हासिल करते हैं ना, तब भी यही मामलात होते हैं। होता क्या है सर, ये देखें, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, ये हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर मेटल है और ये हमारे पास प्योर कॉपर मेटल है, और इसमें जो सोल्यूशन यूज़ करेंगे सर, यहाँ पर हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ करेंगे, और इस दोनों को हम एक्सटर्नली हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या करेंगे सर, कनेक्ट कर देंगे। इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, और इस इम्प्योर कॉपर मेटल की ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड बेटा कॉपर के बने हुए हैं। अब इस इम्प्योर कॉपर मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता एनोड की थिकनेस कम हो जाएगी और कैथोड की थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी, कॉपर मेटल। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे बेटा वो भी इलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, और ये प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर में हमने इस्तेमाल किया था बेटा जी। अब हम बात करते हैं बेटा जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। ये चार्ट अब आपको मेरा ख्याल है आप इसको रटल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने इस चार्ट के अंदर लिखी हुई हैं, और वो उससे आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बेटा अभी हमने सेल पढ़ा ना, इलेक्ट्रोड एनोड भी होते हैं, इलेक्ट्रोड कैथोड भी होते हैं। अब इलेक्ट्रोड की एबिलिटी है कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती हैं।
इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड है मेरे पास, इसकी दो तरह की एबिलिटी है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और यही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर कर रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है सर, प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो तब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस तरह से क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम उसको स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। जिस तरह एटॉमिक मास निकालने के लिए हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं ना, इस तरह किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप शीक के हवाले से भी जानते हो। शीक है, हम इसमें किससे कंपेयर करते हैं, शीक के साथ कंपेयर करते हैं, और शीक के साथ कंपेयर करके हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। शीक के बारे में अब देखो, मैंने एफएससी नहीं पढ़ानी, ये कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता है मैंने वो नहीं पढ़ाना आपको। शीक के बारे में जो 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए। शीक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में मालूम किया गया है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में मालूम ये किया गया है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और बाकी तमाम इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल जो है इसके साथ कंपेयर करके मालूम करते हैं। और जब इसके साथ कंपेयर किया जाता है, सेल कौन सा बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल। आइए इसको मेजर करने के तरीके बताते हैं आपको कि इसको कैसे मेजर कर सकते हैं हम। देखो बेटा, मैं यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। मैं जिंक रॉड को कपल करूँगा, किसके साथ कपल करूँगा सर, हम शी के साथ कपल करेंगे, और दरमियान में ना पोरस शीट यूज़ करेंगे। ये जो पोरस शीट है ना सर, ये पोरस शीट काम करेगी सॉल्ट ब्रिज के तौर पे काम करेगी। किसके तौर पे काम करेगी, सॉल्ट ब्रिज के तौर पर। यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे क्योंकि जिंक को उसके और आयन में करेंगे, और यहाँ पर शी में एसिल यूज़ करते हैं। अब जब हम जिंक और इसको वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे, गैल्वेनिक सेल बनाया ना इसके अंदर, तो अब इनमें से देखते हैं कि जब जिंक को शी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिंक हैज़ द ग्रेटर एबिलिटी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। जिंक ना अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है एज कम्पेयर टू शी, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ना, जब लूज होगा तो इसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो ये सर एनोड बन जाएगा। और शी यहाँ पर इस शी की क्या होगी सर, रिडक्शन, वो कैथोड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, वोल्ट मीटर की नीडल ये हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएगी, क्योंकि यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, तो यहाँ पे जिंक का जो पोटेंशियल बनेगा सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनेगा। और यहाँ पे जिंक के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आई है सर हमारे पास, वो इतनी आई है। और ये वैल्यू किसने बताई है सर, ये वैल्यू इस वोल्ट मीटर ने बताई है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल सेम यही होगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी सर, इसका माइनस आ जाएगी, इसका क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगी, ये माइनस में चला जाएगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किस में होगा सर, नेगेटिव में होगा। इस तरह कॉपर का निकालते हैं। अब कॉपर का निकालने के लिए कॉपर को कपल करेंगे शी के साथ और गैल्वेनिक सेल बनाएंगे। जब हम कॉपर को जिंक के साथ, शी के साथ कंपेयर करते हैं, कपल करते हैं, तो देखा ये गया है कि शी कॉपर के मुकाबले में अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देती है, और शी यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए ये एनोड के तौर पे काम करेगी। और कॉपर की यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन, और इसलिए कॉपर के तौर पे काम करेगी। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव बेटा करेंगे एनोड से, यानी कि इससे कहाँ से मूव करेंगे, शी से जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे, और कॉपर की रिडक्शन होगी। और वोल्ट मीटर यहाँ पे इसकी
बताएगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये बताएगा कितनी है 0.34 वोल्ट। और अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ये सेम वैल्यू होगी लेकिन वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इस तरह हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं शी के साथ कंपेयर कर। द लास्ट टॉपिक, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया हुआ है सर, ये एक सीरीज है और इस सीरीज में ना हमने आयंस को उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बेस पर क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। अब इस सीरीज को कैसे पढ़ना है, इस सीरीज को एमसीक्यूज में कैसे यूटिलाइज करना है, अब वो मेरी बातें ज़रा ध्यान से सुने किस तरह करना है। आप सबसे पहले देखें कि इसमें शी कहाँ लिखा हुआ है सर, ये शी लिखा हुआ है और शी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 0 लिखी हुई है। और शी के नीचे देखें जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं इनका जो वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनके रिडक्शन पोटेंशियल की जो शी के नीचे है ना, उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सर पॉजिटिव में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है, पॉजिटिव में। और शी से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सर, इसमें जो इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये भी कौन सी वैल्यूज़ हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन सर ये सारी वैल्यूज़ किस में लिखी हुई हैं सर, ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में लिखी हुई है। ये सारी वैल्यूज़ किस में लिखी हुई है सर, नेगेटिव में। शी से नीचे जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई है पॉजिटिव में, शी से ऊपर जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई है किस में लिखी हुई है, नेगेटिव में लिखी हुई है। यानी नीचे वाला का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और शी से ऊपर वाला का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है। ये बेटा बातें याद रखनी है क्योंकि बहुत अहम बातें हैं, क्योंकि इसके बगैर मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको नहीं समझा सकता। तो बेटा पहली बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो मेटल्स के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है और किसके दरमियान पॉसिबल नहीं है। ये भी हमें कौन बताएगा सर, ये भी हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी। कैसे बताएगी हम देखते हैं। मैं कहता हूँ ये आपके पास ना सेल है, सेल का जो रिएक्शन होता है ना वो दो चीज़ों के इक्वल होता है। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड के। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। यहाँ पर मैं कहता हूँ जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, ये वैल्यू दी हुई है -0.76 वोल्ट दी हुई है। और कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, ये दी हुई है। अब यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो यहाँ पे जो जिंक का पोटेंशियल यूज़ करेंगे सर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज़ करेंगे। और वैल्यू कौन सी दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब अगर मैं कहूँ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो तो सर मसला ही नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करोगे ना सर तो हमारे पास आ जाएगा सर यहाँ पे +0.76। और कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि रिडक्शन हो रही है इसकी सेम वैल्यू यूज़ करेंगे। तो सर इन दोनों का जो सम है ना, इन दोनों का सम किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। और अगर दो इलेक्ट्रोड का सम पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब है उन दोनों के दरमियान रिएक्शन फीजेबल है। और अगर पॉजिटिव ना हो तो रिएक्शन फीजेबल नहीं। अगर यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाती ना तो बेटा इसके दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे ईएमएफ भी कहते हैं। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल सर, ये वो फोर्स होती है जो एनोड से इलेक्ट्रॉन को निकालती है और कैथोड में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देती है। इस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं सर, दिस इज कॉल्ड। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, आप घर में सेल लो, अपने रिमोट कंट्रोल से सेल निकालो और उसमें देखो, उसमें दो साइन होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, साथ इसके वोल्ट लिखे होंगे। पता कितने वोल्ट लिखे होंगे सर, 1.5 वोल्ट लिखे होंगे। कितने लिखे होंगे, 1.5 वोल्ट। इसका मतलब ये जो टोटल वोल्ट लिखे हुए ना, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ मैंने कल लेक्चर में पढ़ाया था कि ईएमएफ जो है वो आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसकी ईएमएफ क्या होगी सर, इस सेल की ईएमएफ होगी +1.10 वोल्ट होगी। तो इस तरह हम इसकी ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगली बहुत ही अहम एप्लीकेशन है कंपैरिजन रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बताएंगे। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना बेटा, याद रखना शी से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसके तौर पे काम करेंगे सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। शी से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसके तौर पे काम करेंगे सर? ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। सर व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है सर? जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऐसे एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो बेटा नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, इसलिए इनकी गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम है और लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई शी से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात सुन लें, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात बेटा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ना, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आरपी के। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी। आरपी का मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम, रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो ये आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि शी से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए दे आर लेस रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी कम है। दे आर मोर रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है ये देखो, मेरे पास रिएक्शन है आयरन और कॉपर सल्फेट। बेटा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर क्या होता है सर? ब्लू होता है। जैसे तुम आयरन को ऐड करोगे ना तो इसका पता कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। पता क्यों ग्रीन हो जाएगा? क्योंकि आयरन कॉपर को रिप्लेस करेगा। सर आयरन ने कॉपर को रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर के मुकाबले में ज़्यादा है। सर कैसे पता चला ज़्यादा है? तो बेटा देखो, खुद देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर शी से नीचे है और आयरन शी से ऊपर है, इस वजह से। अगली बात, जितने भी शीश से ऊपर वाले इलेक्ट्रोड है ना दे आर एक्टिंग एज एनोड, और शीश के नीचे जितने भी हैं वो दे आर एक्टिंग एज कैथोड। जैसे डैनियल सेल की मैंने एग्जांपल दी, डैनियल सेल में जिंक जो है वो एनोड के तौर पे काम कर रहा था और कॉपर जो थी वो कैथोड के तौर पे काम कर रही थी। तो खुद देखो कॉपर शीश से नीचे है और जिंक जो है वो शीश से क्या है बेटा जी? ऊपर मौजूद है, वो उसके ऊपर मौजूद है, वो इसके ऊपर मौजूद है। वो इसके ऊपर मौजूद है। अभी बेटा बातें बहुत ज़्यादा हैं, अभी बातें ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, बातें ख़त्म नहीं हुई। रिएक्शन मेटल्स विद डाइल्यूट। अब आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं और कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। इसकी रीज़न बताते हैं सर। तो देखो बेटा, जितने भी शीश से ऊपर वाले हैं ना उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जब वो मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। देखो जिंक है ना, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करें ना तो ये आपके पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आपके पास कॉपर है ना, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें ना तो ये कॉपर सल्फेट और SO2 और प्लस वाटर बना देते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों? इनकी रिएक्टिविटी कम है क्योंकि शीशे ये नीचे मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल टू अनदर मेटल। तो मैंने अभी एक बात कही कि जिनका देखो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आयरन की और कॉपर सल्फेट की एग्जांपल, आयरन शी से ऊपर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। और कॉपर शी से नीचे है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, इसलिए आयरन कॉपर को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा और इसका जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में क्या हो जाएगा बेटा जी? कन्वर्ट हो जाएगा। ये था बेटा लेक्चर। आई होप सो कि बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी और इस लेक्चर को अच्छे से दोबारा सुनो, इसमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने और फिर आप MCQs करो तो आपके मैक्सिमम MCQs अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। हाफिज़।